डियर स्टूडेंट्स, इकोलॉजी में आज हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब लक्षण, गुण, क्वालिटी, है ना। पॉपुलेशन की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, उसका हम किसके अंदर अध्ययन करते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। लास्ट लेक्चर हमने उसकी क्वालिटी के बारे में डिस्कस किया था, वह थी डेंसिटी या घनत्व। अब हम उससे आगे अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे जो क्वालिटी हमने स्टडी करी थी वह थी पॉपुलेशन डेंसिटी या समष्टि घनत्व। द सेकंड क्वालिटी इज़ जन्म दर या नेटिलिटी। प्रायः ऐसा होता है कि सभी सजीव प्रजनन के द्वारा अपनी संतति का निर्माण करते हैं और वंश की वृद्धि करते हैं। इसी प्रकार जब वंश की वृद्धि होती है तो प्रजाति की समष्टि में वृद्धि होती है। तो जनन क्रिया है वह सजीवों का आधारभूत लक्षण कहा जाता है। इस प्रकार जो संतति उत्पन्न करने या नए इंडिविजुअल को जन्म देना जन्म दर कहलाता है। दूसरे शब्दों में एक निश्चित अवधि में किसी भी पॉपुलेशन के द्वारा उत्पन्न नए सजीव या उनकी संतति की जो औसत संख्या होती है उसको उस पॉपुलेशन की जन्म दर कहा जाता है। यहाँ पर दो टर्म सामने आती है, जन्ममान दर और जन्म दर। ये दोनों जनरली समान होती है, पर जो जन्ममान दर है, जैसे नेटिलिटी रेट कहते हैं, उसका एक व्यापक अर्थ है, एक ब्रॉड कंसेप्ट है, जिसके अंदर सिर्फ मानव ही नहीं, अन्य सारे सजीव, पेड़ पौधे, चाहे उसमें उत्पत्ति पैदा किए गए हो, अंडों से हो, बीजों के अंकुरण से हो, विभाजन के द्वारा हो, कायिक जनन हो, किसी भी प्रक्रिया से उत्पन्न किए गए हो, तो यह जो नेटिलिटी रेट है यह बर्थ रेट से डिफरेंट वर्ड है, अलग शब्द है। तो नेटिलिटी रेट में नए जीव की उत्पत्ति किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे वह पैदा किए गए हों, अंडों से हो, बीजों के अंकुरण से हो, विभाजन से हो, या अन्य किसी प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किए गए हों। विभिन्न सजीवों में जन्म दर की दो क्रमशः अधिकतम जन्म दर या संभावित जन्म दर एवं वास्तविक जन्म दर, दो तरह की जन्म दर हो सकती है। एक तो अधिकतम या संभावित जो हम मानक रूप में लेते हैं, और एक दूसरा है एक्चुअल जो वास्तविक जन्म दर होती है। सभी सजीवों में अधिकतम जन्म दर की क्षमता होती है, अर्थात ये अनुकूल परिस्थिति में अधिकाधिक संतति को उत्पन्न करते हैं। तो यह चीज़ जो है अधिकाधिक संतति को उत्पन्न करना, यह उनकी अधिकतम जन्म दर सुनिश्चित करता है। परंतु प्राकृतिक अवस्थाओं में यह किसी भी सजीव के लिए संभव नहीं है, क्योंकि जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती है उसमें बहुत वेरिएशंस आते हैं। परंतु यह चीज़ लैब कंडीशन या प्रयोगशाला परिस्थितियों में तो संभव हो सकती है। तो अधिकतम जन्म दर मतलब एक सजीव मैक्सिमम कितने संतति प्रोड्यूस कर सकता है, वह लेबोरेटरी कंडीशंस में तो पॉसिबल है, परंतु प्राकृतिक कंडीशन में वह पॉसिबल नहीं है। तो इस क्षमता को अनुकूल परिस्थितियों में अधिकाधिक संतति उत्पन्न करने को अधिकतम जन्म दर कहा गया है। सेकेंड वन है वास्तविक या पारिस्थितिकी जन्म दर। यह सामान्य परिस्थितियों में सजीवों द्वारा उत्पन्न जो सजीवों या व्यष्टियों की संख्या को वास्तविक या पारिस्थितिकी जन्म दर कहते हैं। मतलब एनवायरमेंटल कंडीशंस में रहते हुए सामान्य परिस्थिति में जब संख्या में वृद्धि होती है तो उसको पारिस्थितिकी या एक्चुअल जन्म दर कहते हैं। प्रकृति में अनेक प्रतिकूल कारक भी होते हैं जो सजीवों के लिए मौजूद होते हैं, इसलिए इसी अवस्था में अधिकतम जन्म दर को प्राप्त करना संभव नहीं होता है। तो विभिन्न प्रजाति समष्टियों की जन्म दर भी अलग अलग होती है, और इसकी जो गणना है मुख्यतः एक फॉर्मूले के द्वारा की जाती है जो निम्न है, जन्म दर इक्वल्स टू बी अपॉन टी। अब यहाँ पर बी है उत्पन्न सजीवों की संख्या और टी है टाइम। तो किसी विशेष स्थान पर निश्चित समय में जन्म दर जो है मुख्य कारकों के द्वारा नियंत्रित होती है। नंबर 1, प्रजनन की दृष्टि से परिपक्व सजीवों की आयु अनुपात, मतलब एज रेशियो क्या होता है। सेकंड है लिंग अनुपात, मेल और फीमेल का कितना अनुपात है। थर्ड है मोर्टेलिटी, मृत्यु दर क्या है वहाँ पे। नेक्स्ट आता है वातावरणीय परिस्थितियाँ, जैसे तापमान, भोजन की कमी, घोंसले बनाने के स्थानों का अभाव, जंतुओं के लिए समागम स्थानों का अभाव,
प्रतिकूल मौसम इत्यादि। पांचवा है परभक्षिता एवं परजीविता। तो ये 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर जन्म दर निर्भर करती है। किसी भी संतति की जो है, किसी भी समष्टि की जो जन्म दर है वह इन 5 मुख्य कारकों पर निर्भर करती है। तो ये जो उपयुक्त सभी परिस्थितियां हैं यह एकल या संयुक्त रूप से जन्म दर को प्रभावित करती है और इस प्रकार जन्म दर में वृद्धि या कमी किसी समष्टि को सीधे ही प्रभावित करती है। जन्म दर में वृद्धि की वजह से पॉपुलेशन की संख्या में वृद्धि होती है। इसके विपरीत अगर जन्म दर कम होती है तो समष्टि से सदस्यों में संख्या में कमी आ जाती है। जो तीसरा कैरेक्टर है किसी भी पॉपुलेशन का वह है डेथ रेट और मोर्टेलिटी। यह जन्म दर के ठीक विपरीत होता है। मृत्यु दर भी किसी भी पॉपुलेशन की जन्म दर के समान ही इम्पॉर्टेंट होती है, उसको प्रभावित करती है। हम जानते हैं कि जैसे सभी जीवधारियों का एक निश्चित जीवन काल होता है और इस जीवन काल के पश्चात वह निश्चित समय में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार एक निश्चित समय में समष्टि में मृत्यु को प्राप्त होने वाले जीवों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। एक पर्टिकुलर टाइम में उस पॉपुलेशन के कितने लिविंग बींग्स या सजीवों की मृत्यु होती है तो उसको मृत्यु दर कहते हैं। यह मृत्यु दर वातावरण से भी प्रभावित होती है। इसमें वृद्धि के साथ समष्टि के सदस्यों की संख्या में कमी आती है, जबकि मृत्यु दर की कमी से समष्टि में वृद्धि होती है। अगर मृत्यु दर ज़्यादा होगी तो पॉपुलेशन की संख्या में कमी होगी और अगर मृत्यु दर कम होगी तो पॉपुलेशन या समष्टि की संख्या है उसमें वृद्धि होती है। मृत्यु दर भी 2 प्रकार की होती है। जैसे जन्म दर 2 प्रकार की होती है, ऐसे मृत्यु दर भी 2 प्रकार की होती है। एक तो मिनिमम डेथ रेट और पोटेंशियल मॉर्टेलिटी, मतलब आदर्श परिस्थितियों में सजीवों की मृत्यु होती है। यह मृत्यु वृद्धावस्था या आयुकाल पूर्ण हो जाने के कारण होती है। इस प्रकार की जो मृत्यु दर है वह प्रायः सजीवों की संख्या में न्यूनतम अनुपात में पाई जाती है। इसे न्यूनतम या पोटेंशियल मृत्यु दर कहा जाता है। मतलब बेस्ट इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल कंडीशंस में, सारी फेवरेबल कंडीशंस में, आदर्श अवस्थाओं में जिस प्रकार से समष्टि के सजीवों की मृत्यु होती है वह संख्या में न्यूनतम होती है और इसको न्यूनतम मृत्यु दर कहते हैं। प्राकृतिक अवस्थाओं और आवासों में अनेक सीमाकारी परिस्थितियों की उपस्थिति के कारण इस प्रकार की मृत्यु दर नहीं पाई जाती है। यह सिर्फ लैब कंडीशंस में या आइडियल कंडीशंस में ही पाई जाती है, नेचुरल हैबिटेट्स पे यह नहीं पाई जाती है। और दूसरा है इकोलॉजिकल डेथ रेट या एक्चुअल डेथ रेट। यह सामान्य, प्राकृतिक और वातावरणीय परिस्थिति के अनुसार होती है। इस मृत्यु संख्या को वास्तविक और परिस्थितिक मृत्यु दर कहा जाता है। वास्तविक मृत्यु दर भी समय और परिस्थिति के अनुरूप बदलती रहती है, इसका मान सुनिश्चित नहीं होता। और किसी समष्टि में मृत्यु दर की गणना के लिए भी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, यह है D/T। D मरने वाले जीवों की संख्या और T समय। किसी भी समष्टि में मृत्यु दर अनेक कारकों से प्रभावित होती है। कोई भी कारक एकल रूप से किसी भी जीव की मृत्यु का कारण नहीं हो सकता है। 2 या 3, 2 से अधिक कारक मिलकर एक साथ समष्टि के सजीव सदस्यों की मृत्यु का कारण बनते हैं। तो ये जो मुख्य कारण है ये निम्न प्रकार हो सकते हैं: असामान्य भ्रूण विकसित होना अथवा भ्रूण संख्या के बाद शारीरिक और कार्य की असामान्यता है। मतलब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है परंतु वह आगे फिजियोलॉजिकल वर्क नहीं कर पाता है, उसमें फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, या फिर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो भी कम होता है। कोई हेरिडिटी डिजीज़ हो, आनुवंशिक रोग हो, पर्यावरण में अचानक आपत्तिजनक बदलाव आ जाते हैं, भूकंप, ज्वालामुखी इत्यादि। परजीविता या परभक्षिता, अगर किसी में प्रे और प्रेडेटर है जैसे तो उस कंडीशंस में। और 5वां है रोगग्रस्त हो जाने पर भी मृत्यु होती है। तो जो मुख्य कारक हैं उसके यह मृत्यु दर को प्रभावित करते हैं। जन्म और मृत्यु दर के अनुपात 10 बर्थ अपॉन डेथ को वाइटल इंडेक्स कहा जाता है। जब जन्म और मृत्यु दर बराबर होती है तो जो संख्या होती है समष्टि की वह भी स्थिर रहती है, परंतु जब जन्म और मृत्यु दर में बहुत अधिक तुलनात्मक विभिन्नता पाई जाती है तब समष्टि के सदस्य संख्या में परिवर्तन होता है। जन्म दर ज़्यादा होगी तो संख्या अधिक होगी
और मृत्यु दर ज़्यादा होगी तो संख्या कम होगी। तो यहाँ पर हम एक सर्वाइवरशिप कर्व देखते हैं, उत्तरजीविता वक्र। यह क्या होता है? समष्टि के अध्ययन में मृत्यु दर से अधिक महत्व उसके जीवन काल और आयु काल का होता है। मतलब मृत्यु तो स्थिर है, पर वह कितना उसका जीवन काल रहता है इसके ऊपर बहुत सारे यह इम्पोर्टेंट होता है। तो वास्तविक मृत्यु दर में विभिन्न पारिस्थितिकी कारकों एवं इसके घनत्व के आधार पर विविधता पाई जाती है। किसी भी समष्टि में मृत्यु के संयोग अर्थात मृत जीवों के बाद बचे हुए जीवों को उत्तरजीवी कहा जाता है। किसी भी समष्टि में मृत जीव के बाद जो बचे हुए जीव हैं उनको सर्वाइवर कहा जाता है या उत्तरजीव कहा जाता है, और इस प्रक्रिया को उत्तरजीविता कहा जाता है। आयु काल के अनुसार विभिन्न परिस्थिति में रहने वाले जीवित सजीवों की संख्या को उत्तरजीविता की दर अभिव्यक्त किया गया है। मतलब उस पॉपुलेशन के कितने लोग सरवाइव कर पाए हैं, कितने लोग जीवित हैं, उसको उसकी उत्तरजीविता कहा गया है। तो मुख्यतः 3 प्रकार के उत्तरजीविता वक्र पाए जाते हैं। नंबर 1 है डायगोनल कर्व, त्रियक या विकर्ण कर्व। दूसरा है अत्यधिक उत्तल कर्व, हाईली कॉन्वेक्स कर्व, और तीसरा है अत्यधिक अवतल कर्व, हाईली कॉन्केव कर्व। यहाँ हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहला है तिर्यक कर्व या डायगोनल कर्व। जैसा कि डायग्राम में आपको पता लगा है, इस उदाहरण में जब समष्टि के सदस्य जीवधारियों की मृत्यु यदि समान आयु में हो तो एक सीधी विकर्ण रेखा बनती है। तो इसे तिर्यक वर्ग कर्व भी कहा जाता है, विकर्ण कर्व भी कहा जाता है। जब लगभग समष्टि के सभी सजीवों की मृत्यु एक पर्टिकुलर आयु में हो, लगभग समान आयु में हो, तो जो कर्व बनता है वह स्ट्रेट डायगोनल कर्व बनता है। फिर है सेकंड नंबर पे अत्यधिक उत्तल कर्व। यह इस उदाहरण में सजीव समष्टि के अधिकांश सदस्य अपना सामान्य जीवन काल पूर्ण करते हैं और इनकी मृत्यु वृद्धावस्था में होती है। इस तरह की जो सजीव समष्टि है उसमें उत्तरजीविता वक्र अत्यंत उत्तल बनता है, अर्थात जैविक विभव में वृद्धावस्था में पहुंचने तक यह वक्र क्षैतिज में अग्रसर होता है और इसके पश्चात नीचे मुड़ जाता है। यह मुख्यतः कर्व बनता है मनुष्य, खरगोश, हिरण, भेड़ इत्यादि में यह उत्तरजीविता वक्र पाया जाता है। तीसरा है अत्यधिक अवतल वर्ग, हाईली कॉन्केव कर्व। इस प्रकार की उत्तरजीविता में समष्टि के अधिकांश जीव अपना जीवन काल प्राप्त करने से पहले ही समाप्त हो जाते हैं। इसमें यह उत्तरजीविता वक्र अत्यधिक अवतल बनता है। इसका एग्जाम्पल है शेलफिश और ऑयस्टर, जिसमें वह अपना सामान्य जीवन यापन करने से पूर्व ही मृत्यु हो जाती है इसमें। तो इस प्रकार से मृत्यु दर में कुल मिलाकर 3 तरह के कर्व बनते हैं। एक डायगोनल कर्व है, दूसरा है हाईली कॉन्वेक्स कर्व और एक है हाईली कॉन्केव कर्व। तो इन कर्व के आधार पर 3 तरह की मृत्यु दर को विभाजित किया गया है। समष्टि का नेक्स्ट कैरेक्टर है एज डिस्ट्रीब्यूशन या आयु वितरण। जो चौथा पॉइंट है वह है आयु वितरण। विभिन्न सजीवों का आयु वितरण प्रायः समष्टि का एक महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है। इसके द्वारा समष्टि की जन्म और मृत्यु दर दोनों प्रभावित होती है। तो किसी भी समष्टि में जो आयु वितरण है इसकी सजीव प्रजाति एवं समष्टि की परिवर्तनशीलता पर निर्भर करती है। विभिन्न आयु वर्ग के सदस्यों की संख्या के द्वारा यह अभिव्यक्त किया जाता है, और जैसे कि आयु के साथ साथ मृत्यु दर भी परिवर्तनशील होती है, तो इस प्रकार से इसका कैलकुलेशन किया जाता है। जिस समष्टि में युवा और वृद्ध की संख्या में भिन्नता पाई जाती है उसमें मृत्यु दर भी अलग अलग होती है, और इसी क्रम में जो सजीव है उसमें प्रजनन भी प्रायः विशिष्ट आयु समय तक ही सीमित रहता है। यह जो अनुपात है यह सजीव की संख्या में वृद्धि या इससे कमी को निर्धारित करता है। एक सजीव समष्टि में जो परिस्थिति के तौर पर 3 प्रकार के आयु वर्ग पाए जाते हैं। पहला प्री रिप्रोडक्टिव या पूर्व प्रजनीय, दूसरा प्रजननीय समूह और तीसरा पश्च
पश्च प्रजननीय समूह। 3 समूह होते हैं। एक समूह जिसमें प्री रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें सेकेंड नंबर है जिसमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, और तीसरा है पोस्ट रिप्रोडक्शन, उसके बाद पश्च प्रजननीय अवस्था या आयु समय होता है। एक इकोलॉजिस्ट हैं बॉर्डन हीमन, उनके अनुसार किसी भी पॉपुलेशन की स्थिति को समझने के लिए इन तीनों समूहों को इम्पोर्टेंट समझना चाहिए, इनको सबको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि किसी भी सजीव की कुल आयु के अनुपात में इन तीनों आयु समूह की आयु का जीवन अवधि का विस्तार अलग अलग होता है। मनुष्यों में तीनों आयु समय का विस्तार लगभग समान रहता है, परंतु अलग अलग प्रजाति में यह जो डिफरेंस है, ये जो समूह हैं वे अलग अलग पाए जाते हैं। एक कीट में जीवन चक्र में पूर्व प्रजननीय काल लंबा होता है, प्रजनन काल छोटा होता है और पृष्ठ प्रजननीय काल अनुपस्थित होता है। इसी तरह आदिम मानव में भी पृष्ठ प्रजननीय काल बहुत छोटा होता है। तो अगर प्रजननीय काल अधिक है तो वह अधिक संतति को उत्पन्न कर सकेगा। पूर्व प्रजननीय काल अधिक है तो वह उसमें फिजिकल डेवलपमेंट अधिक होगा। तो इस प्रकार से किस काल की अवधि ज़्यादा है उसके आधार पर यह निर्भर करता है। नेक्स्ट है एज पिरामिड्स। अलग अलग इन 3 समूह के द्वारा 3 जो आयु वर्ग और समूह है, इसके आधार पर आयु पिरामिड्स बनाए गए हैं। विभिन्न सजीवों के आयु समूह को पिरामिड के द्वारा निरूपित किया जाता है। इस प्रकार जो प्राप्त पिरामिड द्वारा निरूपित किया जाता है, इसको आयु पिरामिड कहते हैं। इसके प्रेजेंटेशन में विभिन्न आयु वर्ग के सजीवों की संख्या उत्तरोत्तर आड़ी या क्षैतिज पट्टियों के द्वारा दिखाई गई है। इसमें नंबर 1 है चौड़े आधारीय भाग वाला पिरामिड। इस तरह के पिरामिड में आधार भाग चौड़ा होता है, जो ए नंबर पे है। मतलब जिसको जो चौड़ा है सबसे, इसे शिशु संतति या व्यस्ति द्वारा निरूपित किया जाता है, जिसमें कि तीव्र वृद्धि के करने वाली समष्टि में जन्मदर अधिक होता है तथा समष्टि की वृद्धि तीव्र होती है। इस प्रकार की परिस्थितियों में सजीवों की संख्या पूर्ववर्ती पीढ़ियों की तुलना में अधिक पाई जाती है। यह निम्न वर्गीय सजीवों में होता है, जैसे यीस्ट और पैरामीशियम। इसमें एक पैरामीशियम या एक यीस्ट की कोशिका बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर लेती है, तो इस प्रकार से इसमें बहुत तेज वृद्धि होती है। जो वेजिटेटिव फेज है उसमें बहुत तेज वृद्धि होती है। तो इसमें ट्रायंगल वाला पिरामिड बनाया हुआ है। सेकंड है पॉलीगोन या घंटी के आधार का पिरामिड। यह वह पिरामिड है जिसमें वृद्धि दर मंद और स्थिर हो जाती है। इसके साथ ही पूर्व जननीय और जननीय आयु समय के सजीवों की संख्या लगभग बराबर होती है। जो पश्च जननीय प्रभाव है वह छोटा होता है, इसीलिए यह घंटी के आधार का पाया जाता है। तीसरा है अर्न शेप्ड या प्यालाकार पिरामिड। इस प्रकार की सजीव समष्टि में शिशु जो व्यष्टि है वह कम पाई जाती है, मतलब यहाँ जन्मदर कम होती है। उसके बाद पूर्व जननीय आयु समूह की तुलना में जननी और पश्च जननीय आयु समूह बड़े होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ऐसी समष्टि का आयु पिरामिड प्याले के समान या जल के पात्र के समान पाया जाता है। तो एज जो है फैक्टर, एज डिस्ट्रीब्यूशन है, यह एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो ये डिसाइड करता है कि किस पॉपुलेशन में किस आयु वर्ग के समूह सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। उस पॉपुलेशन का आयु वर्ग क्या है, आयु वर्ग का डिस्ट्रीब्यूशन उसमें क्या होता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। आज हमने पॉपुलेशन की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी किया। पहला बर्थ रेट, सेकंड डेथ रेट और थर्ड है एज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कुल मिला के अब तक हमने 4 प्रॉपर्टीज़, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन हम स्टडी कर चुके हैं। सबसे पहला डेंसिटी, सेकंड है बर्थ रेट, नेटिलिटी रेट, जन्म दर, थर्ड है मृत्यु दर या डेथ रेट, और चौथे नंबर पे है एज डिस्ट्रीब्यूशन और आयु वितरण। आगे हम इसकी और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।